हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। हाँ यूनिट 5 है, 5वीं यूनिट आरबीएससी की, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो हाँ। इसमें आपको पता ही है क्वेश्चन के प्रकार किस तरीके से डिवाइड है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक व विमा लिखो। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स। इसको रिलेट करते हुए समझते हैं। देखो, जैसे हम पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स, दो तरह के फ्लक्स पढ़ते हैं हम। एक तो होता है आपका विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स चुंबकीय एक होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय ठीक है, फ्लक्स। तो बेसिकली इन दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। फ्लक्स का क्या मतलब होता है कि जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं उनकी संख्या जो होती है वही क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की बात करो तो किसी एक क्षेत्रफल से, मान लो ये एरिया है, आप इस जितनी विद्युत क्षेत्र हैं वो क्या हो जाएगा, उसका विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी बंद पृष्ठ से, मान लो ये एक बंद पृष्ठ है, इससे जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनकी संख्या को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। अब देखो यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक्चुअल में है क्या, है ना। हम्म। तो इनको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं, दो तरह के ध्रुव होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है ना। इसको धनावेशित ध्रुव कहते हैं, इसको ऋणावेशित ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, मैंने आपको बताया था, प्लस मतलब धनावेश, धनावेश मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होती है, आउटवर्ड होती है, यानी पॉजिटिव से हमेशा दूर जाती है, एक सूर्य की तरह। ठीक है, और जो ऋणावेश होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ आता है। ठीक है, तो विद्युत विद्युत क्षेत्र धनावेश से निकलकर ऋणावेश की तरफ जाता है। ये तो हो गई मोनोपोल के लिए बात। ये अकेला पोल है, ये अकेला ध्रुव है, ये अकेला ध्रुव है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ऐसा संभव है, विद्युत क्षेत्र में ही केवल ऐसा संभव है कि यहाँ पे इंडिविजुअल एकांक ध्रुव उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में कभी भी एकल ध्रुव उपस्थित नहीं होता है, हमेशा दो ध्रुव साथ रहते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। एक ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, और विद्युत क्षेत्र में हैं धनावेश और ऋणावेश। तो ये तो अकेले विद्यमान हो सकते हैं, मतलब धनावेश अपना अलग अस्तित्व रख सकते, मोनोपोल जिसको बोलते हैं, और ऋणावेश अपना अलग विद्यमान हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गई धनावेश और ऋणावेश की बात। हम बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, हम बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो धनावेश से निकलकर ऋणावेश की तरफ जाती हैं। माना ये दो ध्रुव एक दूसरे के इस तरह से पास पास रखे हुए हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की टेंडेंसी होती है कि वो धनावेश से निकलकर ऋणावेश की तरफ जाती हैं। ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव से निकली, और ये और मतलब विद्युत क्षेत्र तो धनावेश ऋणावेश की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। हाँ देखो मैं अभी बना रहा हूँ। उत्तरी ध्रुव ये है आपका नॉर्थ पोल, और ये इसके पास ही मान लो ये आपका साउथ पोल। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिण ध्रुव के अंदर समाहित हो जाती है इस तरह से। ये नाम उत्तरी ध्रुव से निकली और दक्षिणी ध्रुव के अंदर गई। ठीक है, इस तरह से होती है। हाँ, इस चुंबकीय बार मैग्नेट है, इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र सॉरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उनकी दिशा होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, अंदर अंदर खाली, और बाहर होती है नॉर्थ से साउथ। ठीक है, तो इस तरह से ये क्षेत्र रेखाएं होती हैं, इनके कुछ क्वालिटी भी होती है, इसके कुछ गुण धर्म भी होते हैं। गुण धर्म ये होते हैं
कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या मैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको बता रहा हूँ, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। कारण, इसके पीछे कारण ये है कि मान लो अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं से हम समझते हैं, मान लो एक विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जा रही है और दूसरी इसको काटते हुए ऐसे जा रही है, तो ये जो कटान बिंदु है, जो मैं तीर से दिखा रहा हूं आपको, जो कटान बिंदु है, इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। दिशाएं हाँ, कैसे होंगी? ये वो मान लो यूनिवर्सल कर्व है, या इस पर आप, इस कर्व पर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है इस बिंदु पर, तो हम इस पे क्या बना देंगे? टेंजेंट बना देंगे। ठीक है, टेंजेंट विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, टेंजेंट जब हम बनाएंगे तो हमारे पास दो टेंजेंट होंगे, क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट रही हैं, तो ये हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दिशाएं आ गई, और ये दो दिशाएं होना संभव नहीं है। नहीं है। इसे हम ये कहते हैं, यूनिवर्सल क्यों इसीलिए हम है जो कहते आपने हैं बताया था? ये, हाँ, इसीलिए हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र कि रेखाएं विद्युत क्या क्षेत्र होते हैं रेखाएं उससे कभी भी काटती नहीं है। ठीक है, इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का व्यवहार होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव के अंदर समाहित हो जाती हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव से निकली और दक्षिण ध्रुव में गई, इस तरह से। तो ये भी कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। नहीं। ठीक है, और भी इनके कुछ बिहेवियर होते हैं। एक एक गुणधर्म ये भी कहता है कि विद्युत, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में एक्चुअल में ये विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। मतलब मान लो इस पॉइंट पे हमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए, तो हम यहाँ पे एक टेंजेंट बना देंगे और यही हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, बी वेक्टर। ठीक है, इसके अलावा कुछ और गुणधर्म होते हैं। एक गुणधर्म ये भी कहता है कि चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे के पास पास होती हैं, मतलब सघन होती हैं। कहाँ? चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव के निकट। अगर ध्रुवों के निकट हम बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से सघन होती हैं, मतलब वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा अधिक होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों से दूर जाते जाएंगे, हमारी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कैसी होती चली जाएंगी? एक दूसरे से दूर दूर होती चली जाएंगी, तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान अपेक्षाकृत कम हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन था। मुझे पता है ये आपने पहले पढ़ भी लिया होगा, लेकिन इसको नीट रिपीट फर्स्ट में करना है। इसलिए जरूरी था क्योंकि हमें हमें चुंबकीय फ्लक्स की यहाँ पे डेफिनेशन चाहिए थी। और चुंबकीय फ्लक्स क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? चुंबकीय चुंबक। फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, हम्म। अब देखो चुंबकीय फ्लक्स जो है उसको फाई से डिनोट करते हैं, फाई बी। ठीक है, बी तो होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, और अगर मैं फाई ई लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो फाई ई और फाई बी आई होप समझ में आया होगा। हम यहाँ पे केवल फाई बी की बात करेंगे, तो फाई बी होता है आपका बी डॉट ए, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का उस एरिया या उस क्षेत्रफल के साथ डॉट प्रोडक्ट, क्षेत्रफल सदिश के साथ डॉट प्रोडक्ट आपका क्या बताएगा? फ्लक्स बताएगा। ठीक है, फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बी की, तो बी है आपका चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। और ए आपका क्या है? एरिया। ये क्या है आपका? एरिया या फिर क्षेत्रफल इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रहेगा अब, बी ए, बी डॉट ए। जब मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने एक बात बताई थी कि वेक्टर दो तरीके का बिहेवियर शो करते हैं। एक होता है आपका डॉट प्रोडक्ट और एक होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो दो तरह के बिहेवियर होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब डॉट प्रोडक्ट की बात आती है, मान लो एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर
और दूसरा है बी वेक्टर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जब हम सोल्व करेंगे इनका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही सही, साथ में हम एक एंगल भी इंट्रोड्यूस करेंगे, वो उसका कोसाइन या उसकी कोज्या वैल्यू होगी, मतलब a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। ठीक है, और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, मान लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर है हमारे ए और बी, तो जब तो इनका इसके क्रॉस अंदर प्रोडक्ट साइन सोल्व थीटा है। करते हैं तो ए बी साइन थीटा आ जाएगा। वेरी गुड, इसका मतलब याद है पीछे की क्लासेस। ठीक है, हाँ। तो देखो यहाँ पे हमने बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर सोल्व किया तो बी ए कोस थीटा लिखा। अब हमने क्या माना कि जो बी है विद्युत क्षेत्र और जो एरिया है उसके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री है। मान लो हमारा चुंबकीय क्षेत्र ये है, ठीक है, ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर। ठीक है, और एरिया हम ले रहे हैं इसके इस तरह से, ये एक आयताकार प्लेट रख दी हमने लंबवत इस तरह से, तो इसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा, इस समतल के लंबवत एरिया की दिशा होगी। यस और नो? तो जिस तरफ आपका बी वेक्टर है उसी तरफ आपका ए वेक्टर आ गया, इसका मतलब दोनों के बीच का कोण कितना हुआ, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम थीटा की जगह क्या ले लेंगे, 0 डिग्री, तो हमारा कोस थीटा क्या आ जाएगा, कोस 0, और कोस 0 की जीरो वैल्यू का मान कितनी होता है होती एक। है, 1 होती है। तो देखो यहाँ पे कोस 0 एक ही लिया हुआ है, और आपका 5 भी क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई बी इंटू ए मैग्नीट्यूड में। ठीक है, अब बी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको आप उसका मात्रक क्या लिखते हो, बी चुंबकीय क्षेत्र का बताओ? एफ बटी क्यू वी। नहीं, बी आप लिखते हो वेबर से, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या लिखते हो, अच्छा, वेबर। वेबर। ठीक है, ये एस मात्रक और सीजीएस मात्रक। हाँ, ये लिखा हुआ है ना, ये आपका हाँ। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में आपको F इक्वल्स टू क्यू वी भी दिख रहा होगा। Q है आपका चार्ज, V है आपका वेग वेलोसिटी, और B है आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो F जो है फोर्स होता है, बल, बल की विमा भी आपको पता है, चार्ज की विमा भी, आवेश की विमा भी आपको पता ही है, और उसके साथ साथ आपको वेलोसिटी यानी कि वेग की विमा भी आपको पता है, तो यहाँ से आप फाई की विमा निकाल सकते हो। ठीक है, घर पे इसको ट्राई करना आज, अगर नहीं आए तो कल हम इस पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फाई की आपकी विमा निकल कर आएगी M L2T-2 A-1। मैं ये आपको बता देता अगर आप 11th क्लास में होते, लेकिन अगर आप 12th क्लास में हो तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको ये आता है डायमेंशंस निकालना। ठीक हाँ, है, ये जो 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट है ना उसके अंदर है ये विमा वगैरह। हाँ, तो यहाँ से आप बी की विमा निकाल सकते हो, बी की निकाल लोगे, फिर उसके बाद में फाई की भी निकाल लोगे, बी का ए के साथ गुणा करना है। ए होता है आपका हाँ, ये मैं एरिया या निकाल लूंगी। क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, L2 होती है। क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, L2। कैसे होती है, क्षेत्रफल क्या होता है आपका नॉर्मली, लंबाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई। और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, लेंथ है, लेंथ है। लेंथ। तो लेंथ का विमा क्या होता है, L, तो लंबाई एल। का भी L और चौड़ाई का भी L, तो L इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा ना, L2। हाँ। इसको L स्क्वायर नहीं बोलते हैं, L2 बोलते हैं। ठीक है, भले ही ये पावर में लिखा हो, लेकिन जब विमा हम बोलते हैं तो बोलने का तरीका होता है कि क्षेत्रफल की विमा L2 होती है। ठीक है, आगे हाँ। बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हेतु फैराडे एवं हेनरी के प्रयोगों के निष्कर्ष लिखो। ठीक है, तो देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, प्रेरण का क्या मतलब समझते हो आप? प्रेरण नहीं पता। अच्छा, किसी का नाम सुना है प्रेरणा? हाँ, प्रेरणा का क्या मतलब हुआ? मतलब प्रेरणा कुछ, मतलब उससे कुछ शिक्षा लेना। हाँ बिल्कुल, कुछ इस तरीके का ही है।
प्रेरणा मतलब किसी से हम इंस्पायर हुए, तो वही प्रेरण हुआ ना, उसी से उससे हमें प्रेरणा मिली, मतलब उससे हमें हाँ क्या मिली, कुछ। सीख मिली, एक शिक्षा हाँ। मिली, एक सीख मिली। तो उससे हम हम्म। क्या हुए, थोड़े प्रभावित हुए और हमने अपने जीवन में भी बदलाव किया, है ना। हम्म। हमारे, आपको तो याद नहीं होगा, जब हमारा बैच पढ़ता था तो एक लड़की थी जिसका नाम प्रेरणा था, हम्म। शिमला गांव की रहने वाली थी। और उसने फर्स्ट टाइम ऐसा किया था कि ऑल राजस्थान 4th रैंक लेके आई थी वो। अच्छा। 2012 की जो बोर्ड एग्जामिनेशन था, हम्म। पीसीएम था उसके पास, और वो 4th लेके आई थी। तब उस समय बहुत से टीचर्स ने ये कहा था कि आपको प्रेरणा से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो यहाँ पे अच्छा। देखिए प्रेरण की बात हो रही है, तो प्रेरण का क्या मतलब हुआ, हम किसी चीज प्रेरणा। से प्रभावित होकर अपने अंदर बदलाव लाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र में भी प्रेरण होता है, देखो कैसे, जब किसी बंद पथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और विद्युत धारा प्रवाहित होती प्रवाहित है, होती इसे है ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कहते देखो हैं। फ्लक्स आपका होता है फाई बी, है ना। हम्म। चुंबकीय फ्लक्स फाई बी होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही तो होती है। मान लो ये हम्म। 4 रेखाएं हैं, तो आपका फाई क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे नॉर्थ पोल लगा रखा है, उत्तरी ध्रुव, और यहाँ हाँ। दक्षिणी ध्रुव, तभी तो हमारी क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक। उत्पन्न हो रहा है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम्म। गति कर रही हैं। अब मैं क्या हाँ। करूंगा कि इनकी स्ट्रेंथ को कम कर दूंगा। जो मेरा पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनकी पोल स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। कम करेंगे मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान कम करेंगे। तो हम्म। मान लो ये क्या हो गए, कम हो गए, ये कमजोर हो गए, ये नॉर्थ छोटा हो गया, साउथ भी छोटा हो गया। तो इस बार मेरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं 2 ही जा रही हैं। तो इस बार मेरा फाई बी का मान क्या हो गया, यहाँ पे तो मान लो 2 हो गया, 4 से घटकर क्या हो गया, 2 हो दो। गया। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मेरा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र का जो स्टेमिना है उसको कम किया, तो वो क्या होने लग गया, उसके अंदर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, ठीक है। हम्म। जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में चेंज होता है, चेंज का मतलब वो कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस बार तो कम कर दिया, और मान लो मैं बढ़ा दूं, मेरे पास मान लो 4 रेखाएं थी, 1 2 3 4। इस बार अच्छा। मैंने क्या किया, इनको थोड़ा सा और ताकत दे दी, नॉर्थ पोल साउथ पोल हाँ। को। तो इस बार हो गई 3 4 5 6, पहले हाँ, 4 थी और अब हो गई 6। छह। तो इस बार भी क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ, लेकिन इस बार परिवर्तन क्या हुआ, अधिक के रूप में हुआ, मतलब चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या हो गया, और स्ट्रोंग हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब परिवर्तन होता है तो उसके फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल बल, उत्पन्न होता है। ठीक है। इसको अंग्रेजी में ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये एक्चुअल में किसी तरह का कोई फोर्स नहीं होता, ये आपका एक तरह से पोटेंशियल, आपने पढ़ा है विभव, हाँ विभव। एक तरह का ये विभव ही होता है ईएमएफ, ठीक है। इसको विद्युत वाहक बल इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि ये फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको विद्युत वाहक बल बोल देते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, इसका मतलब एक तरह से ईएमएफ जनरेट हुआ, इसका मतलब एक तरह से विभव उत्पन्न हुआ, और उस उत्पन्न हुए विभव के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। आपने देखा होगा ना, V बराबर आई आर, V आपका हाँ। विभव था, हाँ। विभव या विभवांतर, I आपकी धारा थी, और R आधार। आपका क्या था, प्रतिरोध। प्रतिरोध था, ठीक है। तो जब आपका V उत्पन्न हो गया तो सिंपल सी बात है, आपकी धारा भी उत्पन्न होगी, उसके अंदर विद्युत धारा भी बहेगी। अगर हाँ। कहीं विभव उत्पन्न हुआ है तो वहां पे विद्युत धारा जरूर प्रवाहित होगी।
और इसी विद्युत धारा प्रवाहित होने की जो घटना हुई, इसी घटना को हमने क्या कह दिया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, अब समझ में आया? हाँ। आगे देखो, फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग एवं निष्कर्ष। तो देखो फैराडे ने क्या क्या किया था, क्या क्या दिमाग लगाया था उसने। तो सबसे पहले जब एक कुंडली एवं दंड चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है तब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। बिल्कुल सही बात है। कोई एक कुंडली है आपकी और उस कुंडली के सापेक्ष अगर हमने कोई बार मैग्नेट वहां पे रखा है, दंड चुंबक आपने रखा है और उस दंड चुंबक को हिला डुला रहे हैं, मान लो ये आपका दंड चुंबक है, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगा और यहाँ पे मेरी कोई कुंडली रखी हुई है, मान लो, हेलो आवाज आ रही है? हाँ हेलो, हाँ आ रही है तो भाई। यहाँ पे अगर कोई ओके ओके, यहाँ पे कोई कुंडली रखी हुई है तो दंड चुंबक की मान लो कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से गति कर रही थी, यस और नो? ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव की तरफ जा रही थी इस तरह से, है ना। तो मान लो यहाँ पे ये तीसरी रेखा जो है ये मेरी कुंडली के परिवेश में आ रही है, या यूं कहें कि तीसरी रेखा के परिवेश में हमारी कुंडली आ रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस दंड चुंबक को सरकाया, किसकी तरफ? कुंडली की तरफ। तो मैं अब दोबारा से डायग्राम बना रहा हूँ, हमारे पास यहाँ पे जगह कम है, तो मैं दोबारा से यही डायग्राम दोबारा से बना रहा हूँ, लेकिन इस बार जो बार मैग्नेट है, दंड चुंबक है, थोड़ा सा सरका हुआ रहेगा। देखो कैसे, ये कुंडली थी हमारी और मैंने उसको सरकाकर इसके बिल्कुल पास कर दिया, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। तो ये प्राथमिक आपकी फील्ड लाइन, ये द्वितीयक फील्ड लाइन, ठीक है, और ये तृतीयक फील्ड लाइन, ठीक है, इस तरह से जा रही है। अब देखो, ये जो कुंडली है हमारी पहले तो तीसरी रेखा से टकरा रही थी, लेकिन इस बार ये द्वितीयक रेखा से ही सीधा टकरा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें परिवर्तन हुआ। पहले ये वीक फील्ड में था, अभी किस में आ गई? स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स था उसमें परिवर्तन हुआ, यस और नो? समझ में आए तो यस बोलते जाना। तो इसके क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अब वो बढ़ोतरी हुई या कमी भी हो सकती थी, अगर दूर ले जाते तो यहाँ बढ़ोतरी हुई है। चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन हुआ है तो इस कुंडली में क्या हो गया? एक विभव जनरेट हो गया, विद्युत वाहक बल या विभव जनरेट हो गया, और उस विभव के कारण ही इसमें क्या उत्पन्न होने लग गई? धारा प्रवाहित होने लग गई, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था आपका, आई होप समझ में आया होगा। अगला पॉइंट क्या कहता है, जब कुंडली को स्थिर रखकर दंड चुंबक का एन सिरा कुंडली के पास लाते हैं तथा दूर ले जाते हैं, तब धारामापी में धारा की दिशा एक दूसरे से विपरीत होती है। अब मान लो ये कुंडली थी हमारी, ठीक है, इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया? एक धारामापी जोड़ दिया, ये एमीटर जोड़ दिया, मान लो मिली एमीटर, ठीक है, इस तरह से जुड़ा हुआ है ये, और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब पहले क्या किया, ये नॉर्थ पोल था, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। जब हम पास लेके आए तो मान लो इसके अंदर जो धारा थी वो धारा की दिशा ये थी, इस तरह से, ठीक है, मतलब कि घड़ी की सुई की दिशा में बह रही थी, मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी धारा बह रही थी। जब इसको पास ला रहे थे तब, दंड चुंबक को इसके पास ला रहे थे तब। अब दूसरे केस में हमने क्या किया कि इस दंड चुंबक को इससे दूर ले गए, तो क्या हुआ कि जो हमारी धारा की दिशा है वो भी क्या हो गई? उल्टी हो गई। मान लो पहले चुंबकीय सुई में विस्थापन इस तरफ हो रहा था, बाएं हो रहा था, तो इस बार विस्थापन क्या होगा? दाहिनी तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? धारा की दिशा यहाँ पे क्या हो रही है? बदल रही है, जब हम नॉर्थ सिरे को दूर ले जाते हैं तो, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, जब कुंडली व दंड चुंबक स्थिर होते हैं
तब प्रवाहित धारा क्या होती है? शून्य। शून्य होती है। तो मान लो इसको रोक देंगे दंड चुंबक को, तो प्रवाहित धारा, उसमें कोई धारा ही प्रवाहित नहीं होगी। या फिर ये कहें कि जो एमीटर है उसके अंदर किसी भी तरह का सुई में विक्षेप नहीं होगा। ठीक है, होता है। तो ये क्या थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण और उसके लिए फैराडे और हेनरी के कुछ प्रयोगों के नियम। निष्कर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम व द्वितीय नियम का कथन लिखो। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि जब किसी बंद पाथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यदि परिपथ बंद हो तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। परिपथ बंद का ये मतलब नहीं है कि उसका स्विच ऑफ होगा, नहीं। परिपथ बंद का मतलब है कि उसका लूप जो है वो क्लोज होगा। मैंने ये सर्किट लगाया, मान लो यहाँ पे मेरा बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। हाँ। ये बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है V वोल्ट की, प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या है? स्विच है। अब क्या है कि मैंने स्विच को क्या कर रखा है? खोल रखा है। तो स्विच खुला हुआ रहेगा तो इसमें ये जो परिपथ है ये भी खुला हुआ है, तो खुला परिपथ होगा तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, और धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन जब मैंने इस कुंजी को लगा दिया यहाँ पे, और जैसे ही कुंजी लग गई तो ये परिपथ क्या हो गया? बंद हो गया। अब ठीक है, पहले खुला हुआ था, खुला हुआ मतलब क्लोज नहीं था, ये ओपन था। अब क्या कर दिया? इसको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। बंद कर दिया इसका मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और बल्ब मेरा अचानक से जल उठा। ठीक है, तो कभी भी ये ध्यान रखना, जब बंद परिपथ की बात करें तो इसका मतलब उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, बंद का मतलब ये मत समझना कि स्विच ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, वो बंद नहीं है। बंद परिपथ का मतलब है कि वो परिपथ पूरा है। ठीक है, आगे देखो। प्रथम नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण को व्यक्त करता है। कारण क्या है प्रेरित होने का? विद्युत वाहक बल प्रेरित होने का कारण क्या है? बताओ मुझे। जब बंद पथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो विद्युत, मतलब कि जब बंद पथ में जब संबंध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बिल्कुल, उत्पन्न हो जाता पहली है। लाइन ही आपकी बताती है क्या होता है। जो 5 फ्लक्स है उसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। मैंने आपको बताया था, लाइनें लिखकर भी बताई थी। पहले 4 लाइनें थी, फिर 2 हो गई। ये तो खैर एक उदाहरण लिया था हमने, 4-2 का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपका जो फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होने के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उसी विद्युत वाहक बल के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और यही क्या है? आपका प्रथम नियम है। ठीक है, द्वितीय नियम क्या कहता है कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है या ईएमएफ है ई, इसका मान उसके फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। मतलब डी फाई अपॉन डी टी। मतलब फाई के अंदर जितना बदलाव होगा उतना ही ईएमएफ ज्यादा होगा। ईएमएफ क्या होगा? विद्युत ज्यादा। वाहक बल हाँ, विद्युत वाहक बल जितना फाई में परिवर्तन या बदलाव ज्यादा होगा, ईएमएफ का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी। तो द्वितीय नियम विद्युत वाहक बल के परिमाण को व्यक्त करता है। ठीक है, परिमाण में वो ज्यादा होगा, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आपको पता है V जो वोल्टेज है या विभव है वो पॉजिटिव विभव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखते हैं ना, हम जब भी बैटरी लगाते हैं तो ये V वोल्ट की बैटरी होती है, प्लस माइनस। ठीक है, जब इसकी हम त्रुटियों को बदल देते हैं, धनावेश और ऋणावेश को तार बदल देते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाता है और ये आपका नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस V वोल्ट हो जाता है। ठीक है, विभव। तो वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके परिमाण में क्या होता है? बदलाव होता है। और जितना ज्यादा आपके फ्लक्स में बदलाव होगा, आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है,
अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेंस लो। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। लेंस का नियम लिखो। ठीक है, और यह किस नियम पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। आजकल बच्चे बहुत ज्यादा बदतमीज नहीं होने लग गए हैं। जिन्होंने उनको पैदा किया है माता पिता, उन्हीं से वो लड़ाई करने लग जाते हैं। बहुत सी बार देखा होगा, है ना? तो आजकल बिगड़ेल बच्चों के बारे में ये लेंस का नियम ही बताता है। कैसे? देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में किसी परिपथ में प्रेरित जो विद्युत वाहक बल और धारा है, आपको पता ही है कि जब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज होगा तो फ्लक्स में बदलाव होगा तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, है ना? तो विद्युत वाहक बल और वो प्रेरित विद्युत धारा है, उसकी दिशा, उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उसका मान ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी होता है। ठीक है, समझ में आया? ये माइनस साइन क्यों लगता है यहाँ पे? हाँ, यही मैं बोलने वाली थी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में तो मैं आपको बता चुका था, लेकिन पहले वाले कथन में हम परिमाण की बात कर रहे थे। आई मीन टू से दैट वी वर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं उसके साइन की, कि वो धनावेशित होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, हमेशा ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम या निकाय की कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट होती है। यानी ऊर्जा में किसी भी तरीके का कोई बदलाव पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो गई और पूरी तरह से उत्पन्न हो गई। ठीक है, ऊर्जा को हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। अभी हम बैठे हैं तो किसी एक बल्ब के नीचे बैठ के हम पढ़ रहे होंगे, वहां पे रोशनी होगी, तो ये ऊर्जा क्या है? प्रकाश ऊर्जा है। लेकिन ये प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा से आई है? ये विद्युत ऊर्जा से आई है। ठीक है, और वो जो विद्युत जो बनती है वो किस में बनती है? परमाणु भट्टी में। तो परमाणु भट्टी में क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा ऊर्जा से वो विद्युत ऊर्जा में बदली, और विद्युत ऊर्जा से अब हमारे पास प्रकाश ऊर्जा में बदल गई। तो इसी तरह से ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो रहा है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वो हमेशा क्या रहती है? नियत रहती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, और लेंस का नियम भी नियम को फुलफिल करता है या फॉलो करता है। ठीक है, आगे देखो क्या कथन लिखा हुआ है। लेंस नहीं है। हाँ, लेंस ही बोल रहा हूँ, लेंस। ठीक है, जब एक दंड चुंबक का एन सिरा कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली का सम्मुख सिरा एन बन जाता है। अच्छा, ये तो आपने देखा होगा कि उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के पास लाएंगे, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो इनके बीच में आकर्षण लगेगा ना? हाँ, आकर्षण। हाँ, प्रतिकर्षण लगेगा। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो देखो, हम एक कुंडली है, इस कुंडली के पास क्या लेके आए? उत्तरी ध्रुव को लेके आए, तो ये उसी का विरोध करेगा जिस कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। मतलब ये नॉर्थ पोल इसके पास लेके आएंगे तो ये इसके पास आने का क्या करेगा? विरोध करेगा। पास आने का विरोध करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये
इसी की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये भी उत्तरी ध्रुव की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, तभी तो विरोध हो पाएगा। और हाँ नॉर्थ पोल की तरह विरोध करेगा तो इसके अंदर धारा की दिशा भी इसी प्रकार होगी, मतलब नॉर्थ में धारा की दिशा इस तरह से होती है। एन के जो दोनों सिरे हैं वहां पे आप एरो लगा दीजिए, तो ये धारा की दिशा हो गई ना, एंटी हाँ क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, यानी कि ये इस तरह से इसमें धारा प्रभावित होगी नॉर्थ की तरह, ताकि ये इसके पास आने का विरोध करे। ठीक है, अब देखो अगर ये हम इसको समान दूर लेके जाएं, समान क्या ध्रुव कह रहे हो? प्रतिकर्षित, समान ध्रुव प्रतिकर्षित और विपरीत ध्रुव आकर्षित। हाँ, तो ये देखो ये समान ध्रुव है ना, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, नहीं, तो वैसे एक मैंने दूसरे को क्या पूछा था करेंगे, इसलिए पूछ रही हूँ। प्रतिकर्षित। हाँ, तो समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं ना एक दूसरे को। हाँ, और विपरीत हाँ, ध्रुव तो देखो आकर्षित। ये, हाँ तो ये समान ध्रुव मतलब इसी तरह का ध्रुव का काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे नॉर्थ पोल अगर लेके आ रहे हैं तो ये भी नॉर्थ की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव की तरह ही बिहेव करेगा, तभी तो ये प्रतिकर्षित कर पाएगा इसको। यस और नो? आगे देखो, अगर हम इस उत्तरी ध्रुव को वापस लेके जाएं, मान लो ये कुंडली है हमारी और ये नॉर्थ पोल है, इसको दूर लेके जाएं तो ये दूर लेके जाने का विरोध करेगा, अर्थात ये इसको आकर्षित करने का प्रयास करेगा, दूर जाने नहीं देगा इसको। अजीब आदमी है, पास आ रहे हैं तो पास नहीं जाने दे रहा, और दूर जा रहे हैं तो दूर नहीं जाने दे रहा। दूर तो नहीं ये जाने दूर दे जा रहा। रहा है, ये दूर जाने का विरोध करेगा, इसका मतलब इसको आकर्षित करेगा। और आकर्षित करने के लिए इसको कैसा होना चाहिए? साउथ पोल की तरह होना चाहिए, दक्षिणी ध्रुव की तरह होना चाहिए। तो ये साउथ की तरह इसकी, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, मतलब इसमें इसमें धारा इस तरह क्लॉकवाइज से। होगी। हाँ, अगर आपका नॉर्थ पोल है तो धारा इसकी उल्टी होगी, साउथ पोल है तो इस हाँ, तरह से धारा प्रवाहित होगी कि ये इसके दूर अगर जाने का। नॉर्थ होगा तो एंटी क्लॉकवाइज और साउथ है तो क्लॉकवाइज। हाँ, नॉर्थ होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी बिल्कुल सही कह रहे हो, और और साउथ होगा तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। आगे बढ़े, हम्म। आगे कैसे बढ़े? अभी तो लेस देन 1 मिनट रिमेन्स।